Hello girls, how are you all? Hope so that you all are fit and fine with all your family members and enjoying your holidays as well as studies. As you all know that we are having our first half yearly examination from the 24th of August. इसके लिए आपको हमने सिलेबस भेज दिया है रिगार्डिंग हिंदी। क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं कि किस तरह से टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे, क्या क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो लास्ट वीक ही मैंने आपको सिलेबस भेज दिया है। सिलेबस में मैंने आपको बताया है कि एक चैप्टर आ रहा है आपका गद्य से, उसके बाद पोएम, संस्कृत के चैप्टर्स आपके सिलेबस पे मैंने लिखे हैं और थोड़ा सा व्याकरण लिखा है। यहाँ आप ध्यान देंगे कि चूँकि जो हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन आपका बोर्ड के पैटर्न से होगा बेटा, वो तो बाद में होगा। इसके बाद एक सेकेंड हाफ ईयरली होगा, वो बोर्ड के पैटर्न से होगा। ये आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चंस आपके होंगे जिसमें 45 मिनट्स में आपको आंसर करना होगा। तो ये क्वेश्चंस छोटे हैं, पहली चीज़। और दूसरी मतलब 1 वर्ड आंसर है आपका और 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। और इसमें 3 ऑप्शंस हर क्वेश्चन के दिए रहेंगे और उसमें से आपको सही ऑप्शन को चूज़ करके जैसा आपको बताया जाएगा करेक्ट करना है या राउंड भरना है। जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उस तरह से आप उसको टिक करेंगे या फिर राउंड को फिल करेंगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये क्वेश्चन पेपर आपका जो बनाया गया है ये साइंस और आर्ट्स के लिए अलग अलग ना बना करके, साइंस और आर्ट्स मतलब सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी के लिए अलग अलग ना बना करके एक कॉमन क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। तो इसमें मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं चैप्टर्स को इंक्लूड किया है जो कि आप दोनों के कोर्स में हैं, मतलब चारों सेक्शंस के कोर्स में 12th आर्ट्स B1 B2 एंड कॉमर्स, और दोनों हिंदी वाले, सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी वाले इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने सबसे ऊपर उसमें देखा होगा तो ये तो आपको क्लियर हो गया सबसे पहले कि MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे। 45 मिनट्स आपका समय होगा, 40 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ओनली, और 3 ऑप्शंस होंगे जिसमें से कि आपको राइट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना होगा और अपना आंसर देना होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी कि एक कॉमन पेपर बनेगा जो सारे बच्चों के लिए कॉमन होगा। आर्ट्स B1 B2 एंड कॉमर्स सारे बच्चे इसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। चूँकि ऐसा है इसलिए हमने इसमें उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड किया है जो चैप्टर्स या जो कंटेंट ग्रामर के सब में कॉमन है। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके क्वेश्चंस का पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया। एक बार बता देती हूँ कि आपके क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि सबसे पहले सिलेबस में मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास में आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो मैंने इसलिए आपको दिया है कि एक तो 40 क्वेश्चंस हैं, तो केवल 1 नंबर के क्वेश्चंस 12th क्लास में ऐसे ही कुछ भी सीधे साधे पूछ लेना तो वो क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो पाता है ना। तो क्वेश्चन पेपर आपका बोर्ड के अकॉर्डिंग ही बने, इसके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने इंक्लूड किया है। लेकिन आपको डरने और घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास के वही क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं या एग्ज़ामिनेशन में आएंगे जो कि कॉमन क्वेश्चंस हैं, और वही क्वेश्चंस आपके हिंदी साहित्य के इतिहास में आएंगे। तो कुछ 7-8 क्वेश्चंस होंगे आपके हिंदी साहित्य के इतिहास के, लेकिन बिल्कुल भी आपको उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चंस वही हैं जो आपके 9th 10th और बाद के क्वेश्चंस और 11th में आपने पढ़े हैं या आपके चैप्टर्स जो इस साल के आपने पढ़े हैं उससे रिलेटेड है। जैसे कि आपके एग्ज़ामिनेशन पेपर में भी 11th में और या 10th में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के कॉमन क्वेश्चंस, जैसे बहुत सरल क्वेश्चंस कि हिंदी साहित्य
साहित्य में भक्ति काल की क्या विशेषता है, या रीतिकाल की क्या विशेषता है, या हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो उसका प्रथम बार किसने लिखा है। इस तरह के बहुत साधारण क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, या कुछ मुख्य रचनाओं के नाम पूछे गए होंगे या उनके राइटर के नाम, तो जिसमें कि आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिलेबस में रखने का एक मेन रीज़न ये है कि आप हिंदी साहित्य के इतिहास को थोड़ा सा ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। इसलिए क्योंकि अगर आप उसको इतिहास को रिवाइज नहीं करते हैं और अचानक से आपसे वो बोर्ड में पूछा जाएगा, क्योंकि अभी हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या फ्यूचर प्लानिंग है कोविड के चलते स्कूल्स खुलने की और गवर्नमेंट की, और हमें भी स्थितियों को और सिचुएशन को देखने के अनुसार ही काम करना होगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि उससे आप लैक हो जाए, है ना। तो अभी चूँकि आपने पढ़ा ही है और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो उस इतिहास को, एक कॉमन इतिहास को आप ज़रूर रिवाइज़ करिए। एंड आई होप सो कि जो बच्चे पढ़े होंगे पहले और जो बच्चे प्रॉपरली उस इतिहास को जितना आपकी बुक में दिया है बस उतना ही रिवाइज़ करेंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से दे लेंगे। ठीक है, तो ये तो हिंदी साहित्य का इतिहास हुआ। इसके बाद आपसे जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के बिटवीन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि या फिर जो क्वेश्चंस आपको हमने एक्सरसाइज में कराए हैं उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कुल मिला के जो एक्सप्लेनेशन है आपका, अगर आपने ध्यान से सारे वीडियोस देखे हैं और उनके प्रॉपरली नोट्स तैयार किए हैं, और इसके साथ साथ जो भी नोट्स मैंने आपको भेजे हैं उनको भी आपने प्रॉपरली कॉपी किया है और उसको आपने पढ़ा है, तो आई कैन से कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में नहीं होगी क्वेश्चंस। लेकिन हाँ, आपको थॉरली पढ़ना होगा और अपने क्वेश्चंस को थोड़ा समझ के आंसर करना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस व्याख्या के या बाकी चीज़ों के बीच से आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपका एक और चीज़ आता है कि कहानी जो आपको हमने 3 कहानियाँ रखी हैं आपके उसमें, 2 कहानियाँ अभी कोर्स में रखी हैं, एक पंचलाइट है और एक बहादुर है। मैंने अभी ध्रुव यात्रा कहानी आपके अभी इस कोर्स में नहीं रखी है, इस टेस्ट में नहीं रखी है, क्योंकि ध्रुव यात्रा कहानी अब केवल सामान्य हिंदी वाले बच्चों को पढ़नी है, आर्ट्स वाले बच्चों को नहीं पढ़नी है, उनको दूसरी कहानी पढ़नी है। तो मैंने पंचलाइट और बहादुर कहानी रखी। तो पंचलाइट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ और बहादुर कहानी मैं आपको आज पढ़ा दूँगी। दोनों कहानियाँ बहुत ईजी हैं, और मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि अगर आप वीडियोस को ध्यान से बस 1 से 2 बार देखते हैं और नोट्स को प्रॉपरली पढ़ते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बट ऑब्वियसली आपसे चाहे वो कहानी हो और चाहे वो संस्कृत हो, तो उसमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो आप कहानी में जैसे आपसे पात्रों का नाम पूछा जा सकता है, उन पात्रों का क्या मेन पार्ट रहा उस कहानी में, किस तरह की कहानी है ना, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कहानी की भाषा क्या है, या किसी पर्टिकुलर पार्ट में, या ये जैसे आपके जो संस्कृत वाले पार्ट हैं, जो संस्कृत के 4 पार्ट रखे गए हैं, संस्कृत भाषाया महत्वम, भोजस्य औदार्यम, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, या जो आपका सुभाषित रत्नानी, इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है, या इन पाठों में किस बात के बारे में बताया गया है, या कोई सरल सा संस्कृत वर्ड आपसे पूछ लिया गया है। लेकिन ये मैं आपसे कहूँगी कि क्वेश्चन पेपर सरल होते हुए भी क्वेश्चन पेपर के स्टैंडर्ड को पूरी तरह से मेंटेन किया गया है। जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड में आपने पिछले साल आपके बीच से पैराग्राफ से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उसी तरह से इस समय भी ये क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी का बनाया गया है। सो आई होप सो। मैं आपको बस इससे ज़्यादा और क्या कहूँ बेटा, बस इतना ही कहूँगी कि आप अगर ध्यान से रेगुलर स्टडीज़ करते रहे हैं और आपने ध्यान से सारे वीडियोस को पढ़ करके अपने नोट्स बनाए हैं, तो आपको वाकई क्वेश्चन पेपर देख करके एक खुशी होगी और एक स्टैंडर्ड पेपर आपको मिलेगा। ये भी नहीं कि एकदम बच्चों का खेल ABCD आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ऑब्वियसली ABCD आता है तो एप्पल की स्पेलिंग भी आनी चाहिए, और कैसे लिखी जाती है, कैसे खूबसूरत राइटिंग में लिखी जाती है वो स्पेलिंग, आपको अगर इतना आता है तो आप क्वेश्चन पेपर ईजिली
सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्वेश्चन पेपर में कैसी आएंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके ग्रामर चूँकि अलग अलग हैं, दोनों क्लास के बच्चों के ग्रामर अलग अलग हैं, इसलिए मैंने रस, छंद और अलंकार, और वो रस, छंद और अलंकार क्योंकि वो फिर आपका 12th में आएगा और आपने उसको 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, और 12th में भी मैंने आपसे कहा था कि मैं फिर से आपको पढ़ाऊँगी। तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो रस, छंद और अलंकार आप 9th, 10th और 11th में एग्जामिनेशन में कर चुके हैं, है ना, जो रस, छंद और अलंकार आप कर चुके हैं, वही वाले रस, छंद और अलंकार मैंने 3 आपको रस, 3 छंद और 3 अलंकार दिए हैं ताकि आपका थॉरली रिवाइज हो जाए। और इसके अलावा फ्राइडे को जब हमारी, आज मैं एक कहानी आपकी शुरू कर रही हूँ बहादुर, जब उससे संबंधित नोट्स, आज मैं 2 वीडियोस आपको ये वीडियो और इसी में बहादुर कहानी अभी शुरू करूँगी, और इसके अलावा एक और वीडियो भेज रही हूँ जिसमें कि बहादुर कहानी के बारे में और एक्सप्लेनेशन बताऊँगी, किस तरह के क्वेश्चंस उसमें बोर्ड में पूछे जाते हैं और कहानी को और एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अगर आज 2 वीडियो में वो कहानी पूरी हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक और शॉर्ट वीडियो जिससे आपका बोर्ड का पूरा पोर्शन कवर हो जाए, है ना, ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम ही नहीं, क्योंकि याद रखिए कि इस हाफ ईयरली के बाद एक आपका और हाफ ईयरली होगा। तो मेरा मेन जो मकसद है वो बोर्ड्स पे आपका अच्छा परफॉर्मेंस है। तो जब बोर्ड के लिए आप तैयारी करेंगे तो ये सब एग्जामिनेशंस, होम एग्जामिनेशंस और प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस तो आपके लिए बिल्कुल चुटकी बजाने का खेल है ना बेटा। तो अगर ये 2 वीडियोस में कहानी पूरी हो जाती है और उसके कुछ तो 2 वीडियोस मैं आपको आज भेज रही हूँ, मतलब ट्यूसडे को, जिसमें अभी मैं इस वीडियो में ही कहानी शुरू कर रही हूँ और एक और वीडियो में क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। इसके अलावा फ्राइडे को मैं आपका एक रिवीजन का क्लास रस, छंद और अलंकार का भी ज़रूर ले लूँगी, क्योंकि वैसे तो आप उसको 9th, 10th और 11th में पढ़ ही चुके हैं, लेकिन चूँकि 12th में भी मुझे आपको पढ़ाना ही था तो मैं एक बार एक रिवीजन का क्लास आपका ज़रूर ले लूँगी, ताकि आप अगर उस केवल वीडियो को ही देखें और आपने अच्छे से खुद से भी पढ़ा है तो वो आपका एक बार अच्छे से फिर से सारा कंटेंट तैयार हो जाए। ठीक है, और उसके अलावा जो आपके कठिन रस हैं, जैसे जो 12th वाले, आर्ट्स वाले बच्चे स्पेशली हैं, जिनको कि कुछ कठिन अलंकार पढ़ने हैं या जो रस पढ़ने हैं, है ना, या मान लीजिए छंद में तो वैसे कुंडलियाँ ही जुड़ा है जो सामान्य हिंदी वाले बच्चे हैं उनका, लेकिन और ये आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं, जो जिन सेक्शंस को मैंने पढ़ाया था आई हैव कंप्लीटेड, आई होप सो कि बाकी बच्चों ने भी उसको पढ़ ही लिया होगा 11th में। लेकिन जो आर्ट साइड के बच्चे हैं, हो सकता है उनके कुछ छंद कठिन वाले बच्चे हों, तो वो हम आपका इस हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के बाद में लेंगे। ठीक है, जो आपका फर्स्ट हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था कि किस तरह से हम पढ़ाएंगे, कि पहले हम सारा कॉमन सिलेबस कंप्लीट कर देंगे और कॉमन सिलेबस को कंप्लीट करते करते हम आपको ग्रामर का पोर्शन भी भेजते जा रहे हैं, जो B1, B2 और आर्ट्स के बच्चे हैं उनको, तो उसको आई होप सो आप लिख रहे होंगे। हाँ, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो वाले, उन वाले बच्चों के लिए मैं भी क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ, क्योंकि उनको मैं खुद भी एक बार रिव्यू करूँगी कि किस टॉपिक को, क्योंकि 11th में आपको सारा ग्रामर, 11th बेटा 12th आर्ट्स वाले बच्चों, थोड़ा सा इस बात को ध्यान से आप लोग सुनो, 12th आर्ट्स के बच्चों कि वैसे तो आपको 11th में ही अधिकतर ग्रामर आपको पढ़ा दिया गया होगा, लेकिन चूँकि मैंने आपका क्लास नहीं लिया था और एक बार मैं रिव्यू करूंगी आपके ग्रामर को खुद से भी कि किस ग्रामर पोर्शन को आपको दोबारा से पढ़ना है जो कि कठिन है। ठीक है, तो जब आपके चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स के सारे PDF आपको भेज दिए जाएंगे, उसके बाद 12th आर्ट्स का ग्रामर के PDF भी मैं भेजूंगी। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा, उस 1-2 वीडियो को, तो आज मैं फिर आपको बता रही हूँ कि आप उसको उसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि जब एक बार आपका ये एग्ज़ामिनेशन हो जाता है जो 24th से शुरू है, तो फिर हम लोग अपनी पुरानी स्पीड पकड़ेंगे, पुराने तरह से आपको पढ़ा करके और आपका सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बट हाँ, ये केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़िए। आपको क्वेश्चन पेपर भी देख के यही लगेगा कि क्वेश्चन पेपर इजी होते हुए भी क्वेश्चन पेपर
इस तरह से बनाने की कोशिश की गई है कि क्वेश्चन पेपर में आप अगर समझ के चीज़ों को पढ़े हैं तो आपके लिए वो एक बहुत इजी क्वेश्चन पेपर होगा, ये मैं आपको कह सकती हूँ। और साथ में रेगुलर पढ़ें, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप रेगुलर पढ़ें। मेरे ख्याल से सारे टीचर्स आपको कह रहे होंगे, क्योंकि बेटा आपका बोर्ड का क्लास है और बोर्ड के एग्जामिनेशन ज़रूर होंगे। हमें नहीं पता कि कोविड पेंडेमिक कहाँ तक जाएगा, और ईश्वर करे अब गॉड्स ग्रेस ये ख़त्म हो जाना चाहिए, भगवान करें कि अब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, अब कोई और रोग और रोगी ना हो, सब लोग स्वस्थ रहें, सब बढ़िया रहें। लेकिन फिर भी हमारे हाथ में सिचुएशन नहीं होती है, तो बाकी बच्चों का क्या होगा ये हम लोगों को नहीं पता कि किस तरह से उनके एग्ज़ाम्स होंगे, क्या होंगे, क्या गवर्नमेंट की प्लानिंग होगी, क्या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की प्लानिंग होगी। बट 12th का बोर्ड होगा, 10th का बोर्ड होगा, ये हम सब आपको बार बार कह रहे हैं। तो बिना केवल मतलब मेरे कहने का मतलब एक सिंगल सेंटेंस में ये है कि आपकी एग्ज़ामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि या हाफ ईयरली एग्ज़ाम या मल्टीपल चॉइस ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी थॉरली नॉलेज गेनिंग पढ़ाई होनी चाहिए। क्योंकि जब आपको गूढ़ नॉलेज होगी हर सब्जेक्ट की, कठिन नॉलेज होगी, अच्छी नॉलेज होगी, तो कहीं से भी कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे उसको ज़रूर से अच्छे मार्क्स में कर लेंगे, है ना, कर लेंगे ना। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ, स्टार्टिंग से हम सब कहते आ रहे हैं कि रेगुलर रहिए पढ़ाई के साथ, अपने फ्यूचर के साथ, क्योंकि आप आउटगोइंग बच्चे हैं। सबसे ज़्यादा बात ये भी है कि आप आउटगोइंग बच्चे हैं और आपको भी नहीं पता कि आगे आने वाले समय में आपको किस तरह के एग्ज़ाम से गुज़रना होगा, क्योंकि एक तो आपको कंपटीशन की तैयारी करनी होगी, फिर उस समय क्या स्थिति दुनिया की रहती है, देश की रहती है। तो कंपटीशन आपके लिए सरल भी हो सकता है, कंपटीशन आपके लिए कठिन भी हो सकता है। मैं आपको डरा बिल्कुल भी नहीं रही हूँ, लेकिन आपसे बड़ी हूँ, तो एज अ मेंटोर, एज योर गाइड, आई रियली वांट टू गाइड यू इन द रियल सेंस दैट बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स हों, मतलब हिंदी इंग्लिश के अलावा भी जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स हों, चाहे आप साइंस वाले हैं, मैथ्स वाले हैं, बायो वाले, आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट्स को थॉरली पढ़िए। क्योंकि आपका जो एम है वो केवल 12th क्लास के हाफ ईयरली 1 में फुल नंबर पाना नहीं, या 12th के बोर्ड में फुल नंबर पाना नहीं, बल्कि लाइफ में फुल नंबर पाना होना चाहिए। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि एग्ज़ामिनेशन इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ लाइफ। thoroughly study and good behavior and good nature is the art of life। और इस आर्ट में आप सबको बहुत बढ़िया तरीके से खरा उतरना है। और मेरा पूरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप इस एग्ज़ामिनेशन को अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ पास करें, जिससे कि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि आप बिना स्कूल गए, बिना टीचर्स से मिले, जो हम लोगों के वीडियोस लगातार देख रहे हैं उसमें आपका वो फ्रूटफुल है आपके लिए, वो कहीं से भी आपके लिए, आपकी पढ़ाई के लिए नुकसानदेह नहीं है। ये अलग बात है कि हम और आप नहीं मिल पा रहे हैं, वो अलग बात है, बट आपके फ्यूचर के लिए कहीं से भी कुछ भी एक भी होल आपके फ्यूचर में नहीं है। ये बहुत अच्छा महसूस होगा आपको भी और हम सबको भी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के आप अपनी पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ओके, सो नाउ आई होप सो कि आपको पंचलाइट कहानी समझ में आई होगी। पंचलाइट कहानी एक प्यारी सी स्वीट सी कहानी है, आपने एंजॉय करके पढ़ी होगी। और मैंने आपको बताया था कि सॉरी, पंचलाइट कहानी के साथ ही साथ आप बहादुर कहानी भी कभी शाम वाम के समय चाय वाय पीते समय पढ़ लीजिएगा, जिससे कि जब मैं वो कहानी आपको बताऊं तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न उसमें ना हो और कहानी आप समझें। ठीक है। सो जैसा कि पंचलाइट कहानी के बारे में मैं आपको एक बात कहूँगी कि जितने भी बच्चों ने वीडियोस देखे और आपके कमेंट्स से मुझे ये समझ में आया कि आपको वो कहानी समझ में आ गई है पूरी तरीके से। उसके अलावा
मैंने आपको नोट्स भी भेजे हैं, उसको भी थॉरली, क्योंकि जो कठिन शब्दों में आपको साहित्यिक भाषा में लिखना है वो मैंने कुछ पॉइंट्स उसके नोट्स आपको भेजे हैं, उसको भी आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा और उनको लर्न कर लीजिएगा, उन शब्दों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा और किस तरह से आंसर देने हैं इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आगे अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, यू जस्ट आस्क इन कमेंट बॉक्स और यू कैन मेक अ कॉल ऑल्सो। ओके देन तो चलिए हम बहादुर कहानी शुरू करते हैं। बहादुर कहानी जिन बच्चों ने पढ़ी है उनको पता होगा कि एक बहुत सिंपल, बहादुर कहानी भी एक बहुत ही सिंपल और स्वीट कहानी है, साधारण सी कहानी है। इसमें मैं आपको एक, लेकिन साधारण कहानी होते हुए भी असाधारण कहानी ये इसलिए बन जाती है क्योंकि ये भी बहुत समय से आपके कोर्स में है और बार बार रिवाइज्ड होते हुए भी सिलेबस इस कहानी को आपके कोर्स से नहीं हटाया गया है, इस कहानी को आपके कोर्स से नहीं हटाया गया है। तो सबसे पहला तो रीज़न यही हो जाता है आपकी इस कहानी के इम्पॉर्टेंट होने का। उसके बाद इसके लेखक की बात हम करते हैं तो आपको पता है कि कहानी में आपको केवल लेखक का नाम लिखना होता है, कहानी में लेखक की जीवनियाँ नहीं आती हैं। आपको जो प्रोज और पोयम में चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं केवल उसी में आपको जीवनियाँ आती हैं, कहानी में आपको जीवनियाँ लिखने को नहीं आती हैं। तो कहानी में आपको जीवनी लिखने को नहीं आएगी, लेकिन आपको राइटर का नाम पता होना चाहिए। और राइटर कौन है इस कहानी के? अमरकांत। तो ये अमरकांत द्वारा लिखी गई एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है और एक, इसे हम चरित्र प्रधान कहानी कह सकते हैं क्योंकि इसका जो पात्र है मेन वो कौन है? दिल बहादुर। कौन है वो पात्र? वो बहादुर नाम का एक बच्चा इसका पात्र है जो असहाय और पीड़ित वर्ग का प्रतिनिधि है। आपको पता है जिन बच्चों ने कहानी पढ़ी है उनको पढ़ ली अपने आप, उनको ये पता चला होगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ी है मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इस कहानी को ज़रूर पढ़ लीजिए ताकि आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसको, चाहे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में हो चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन में, आप उसे अच्छे से कर सकें। तो देखिए यहाँ से हम तो आपको पूरी कोशिश करते हैं कि द बेस्ट दें और पुराने मैं करीब 15 सालों के क्वेश्चन पेपर्स देख करके और उनको थॉरली रिव्यू करके आपको अपना लेक्चर तैयार करके बताती हूँ कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन बेटा फिर भी मैं आपसे 1% या 10% मैं ही कहूँगी कि बोर्ड इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, कि बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आ जाए ये हम नहीं कह सकते। हम लोग यहाँ से मोस्टली आपको सारे क्वेश्चंस करा देते हैं, है ना। तो जब आप कहानी खुद से पढ़े रहेंगे तो मैं कितना भी आपको क्यों ना अच्छे से पढ़ा दूँ और आप उसको कितना भी क्यों ना सुन लें, बट जब आप कहानी खुद से पढ़ेंगे तो आपको ये कहानी ज़्यादा समझ में आएगी और क्वेश्चंस भी जो हम डिस्कस करेंगे वो ज़्यादा समझ में आएंगे। तो इसलिए एक बार कहानी को ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट में आपको पहले एक बार पूरी समरी बताती हूँ कहानी की, कि कहानी में क्या है कि कहानी में एक बहादुर नाम का बच्चा है, छोटी सी कहानी है और कौतूहलपूर्ण रोचक कहानी है ये। और इस कहानी में क्या है कि इसमें छोटा सा एक बच्चा है 12-13 साल का, जिसका कि जो कि पहाड़ी बालक है, नेपाल के पहाड़ से आया है और उसका नाम बहादुर है। एक्चुअली उसका नाम दिल बहादुर है, लेकिन उसका नाम जब वो एक नौकर की तरह एक घर में रहने लगता है, एक हेल्प की तरह, नौकर कहना थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है, तो एक हेल्प की तरह अमरकांत जी जो लेखक हैं उनके घर में रहने लगता है, तो उसको वो दिल बहादुर से बहादुर बन जाता है। और वही इस कहानी का मुख्य पात्र भी है। इसमें उस बच्चे की दयनीय दशा को प्रकट किया गया है जो कि अपने माँ की मार से और अपने पिता की उपेक्षा से, जो कि अपनी माँ की मार से और उनकी उपेक्षा से, क्योंकि उसकी माँ उस पर ध्यान नहीं देती थी, तो अपनी माँ की मार और उसकी अपने ही माँ की उपेक्षा से कहाँ आ जाता है? शहर में भाग आता है। क्या है वो बच्चा दिल बहादुर एक नेपाली पहाड़ी बालक है जो कि अपनी माँ उसको मारती है घर में। और स्टार्टिंग में ही कहानी में बताया गया है, बीच में कहानी में ये बताया गया है, स्टार्ट तो कहानी दूसरी जगह से होती है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि कहानी आप पढ़िएगा, खुद से पढ़िएगा, है ना, तो आप इसको और अच्छे से लिख पाएंगे। तो वो जो बच्चा है वो अपनी माँ की मार और उनकी उपेक्षा से भाग करके शहर में आता है, जहाँ पर कि वो निर्मला के घर में नौकरी करता है। और निर्मला कौन है? निर्मला जो इस कहानी के लेखक अमरकांत हैं उनकी
पत्नी है। निर्मला कौन है? निर्मला इस कहानी के जो लेखक अमरकांत हैं उनकी पत्नी है। और वो बच्चा जो बहादुर है वो बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता है, लेकिन जो उसकी मालकिन है वो हमेशा उस पर अविश्वास करती है, उसको डांटती है, फटकारती है और अपने पड़ोसियों की बातों में आकर के पहले उसकी वो ये एक मुख्य घटना है कहानी की जिसमें कि वो पहले उस बच्चे पर दया करती है और उस अपने नौकर के लिए रोटी भी बनाती है, लेकिन जब वो अपने पड़ोसियों की बातों में आ जाती है तो वो उस बच्चे के लिए रोटी नहीं बनाती और बहादुर से कहती है कि तुम अपनी रोटी जो है वो खुद से बना लेना। और बार बार बात में उसका केवल निर्मला ही नहीं, निर्मला और अमरकांत ही नहीं, अमरकांत जो इस कहानी के लेखक हैं और निर्मला जो उनकी पत्नी है, तो लेखक तो मूक दर्शक हैं इस कहानी में। देखिए लेखक का बहुत ज़्यादा रोल इस कहानी में नहीं है, मेन चरित्र जो है वो निर्मला का ही है, उनकी पत्नी का। लेकिन जब बार बार निर्मला उनको डांटती है तो इस कहानी में एक और पात्र है जो कि अमरकांत जी और निर्मला का बेटा है जिसका नाम कि किशोर है ना। और वो किशोर जो है वो उसको बात पर पीटने लगता है और अपनी माँ को जब उस पर खींचते देखता है तो उसको धमकाने भी लगता है और उसको पीटने लगता है। और माँ भी जो यहाँ पर निर्मला है वो अपने बेटे के प्रभाव में आकर के और ज़्यादा उसको डांटने लगती है। अब वो बच्चा जो बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से अपना काम करता था, उसके साथ क्या परेशानी आती है कि जब बार बार उसको डांट और मार पड़ती जाती है तो उससे गलतियाँ जो हैं वो ज़्यादा होने लगती हैं, घर के मामूली कामकाज भी। ठीक है, तो यही इस कहानी का पूरा प्लॉट है। उसके बाद क्या होता है, कहानी इसी तरह से आगे बढ़ती रहती है। एक दिन उनके वहाँ उनके कोई संबंधी आते हैं और जो कि आ करके ये बताते हैं कि उन्होंने यहीं पे मतलब जिस कमरे में वो रुकते हैं उसी कमरे में उन्होंने 11 रुपये रखे थे और वो 11 रुपये उनके खो गए। अब जब उनके 11 रुपये खो जाते हैं तो वो जो संबंधी हैं वो क्या करते हैं कि वो बहादुर पर ही उसकी चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। और जब वो बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं तो उस संदेह में बहादुर को मारा पीटा जाता है। और बहादुर को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि वैसे तो, क्योंकि अभी तक तो बहादुर के साथ क्या था कि अभी तक तो बहादुर को केवल बुरा भला कहा जा रहा था या कभी कभी उनका बेटा उस पर हाथ उठा दे रहा था या निर्मला भी उनके प्रभाव में आकर के उसके साथ थोड़ा सा गाली गलौज कर देती थी, लेकिन कभी भी उस पर चोरी का इल्ज़ाम उन लोगों ने नहीं लगाया था। तो ये एक बहुत बड़ा मोड़ आता है घटना में कि देखिए ये एक बहुत नेचुरल सी बात है कि जब हम पर कोई विश्वास करता है तो हम उस विश्वास को पर पूरी तरह से खरा उतरने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए न्यौछावर होते हैं। ये मनुष्य का कॉमन नेचर है, ये मेरे साथ है, आपके साथ है, सबके साथ है, कॉमन नेचर है ये, उस बहादुर नामक बच्चे के साथ भी है। लेकिन जैसे ही उस पर अविश्वास किया जाता है और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है तो वो बहादुर इस घटना से बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बहुत ज़्यादा निराश होता है और वो घर छोड़ करके भाग जाता है। और बाद में जब जब बहादुर कहीं नहीं मिलता है उनको, घर भर में देखते हैं, इंतज़ार करते हैं और बहादुर नहीं मिलता है उनको, तो उनको पता चलता है कि बहादुर तो भाग गया है घर छोड़ करके, डर के मारे भाग गया कि तकलीफ़ के मारे भाग गया कि दुख से भाग गया। ये क्वेश्चन मार्क लेखक हम लोगों के सामने छोड़ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कहानी में कि जब निर्मला और अमरकांत जो लेखक हैं, वो इसमें अमरकांत जी का कहीं पर नाम नहीं आया है, उन्होंने मैं की आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई ये कहानी है, उन्होंने मैं करके ही इस कहानी को में अपना परिचय दिया है। याद रखिएगा कहानी का वर्णन करते समय आप कि उन्होंने मैं कह करके ही इस कहानी में अपना परिचय बेटा दिया है। तो जब उनको कुछ नहीं समझ में आता है कि वो बहादुर को कहाँ पर ढूंढे, तो जब वो उसके सामान की तलाशी लेते हैं तो वो सारा सामान भी अपना छोड़ के चला जाता है और उसके सामान में उसके गांव की कुछ टूटी फूटी चीज़ें मिलती हैं और उनके द्वारा कभी कभार दिया हुआ सामान मिलता है। तो वो निर्मला और जो उनके पति हैं अमरकांत जी, उनको अपनी गलती का एहसास होता है और पश्चाताप भी होता है और यही कहानी की मूल घटना भी है। ठीक है, समझ में आ गया। और यहीं मतलब उसके भागने के साथ उस बहादुर नाम के बच्चे के घर छोड़ के, मतलब जिसे नौकर कहा गया है, जो हेल्प है उनकी, उसके
उसके घर छोड़ने के साथ इस कहानी और उसके बाद यहाँ पे एक क्लाइमेक्स है कहानी का, जिसको आप कहानी की चरम सीमा कहते हैं, जो कि हम आपको पहले की कहानी में बता चुके हैं ध्रुव यात्रा में कि चरम सीमा क्या होती है, तो कि क्लाइमेक्स जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। तो वो बहादुर का मारना पीटना इस कहानी का क्लाइमेक्स है, और कहानी यहाँ पर समाप्त होती है कि वो पति पत्नी मतलब अमरकांत जी जो लेखक हैं कहानी के, जिन्होंने आत्मकथात्मक शैली में ये कहानी लिखी है, और उनकी पत्नी निर्मला को उसका छोड़ा हुआ सामान देख करके बहुत पश्चाताप होता है और दुख होता है, और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो आई होप सो कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी। इसको एक बार आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना।